जी, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, कुछ कारणों की आपने बात की थी, अब कुछ खतरों की बात करें जिनसे खतरा बढ़ जाता है, जिनमें अक्सर आप कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनको बदला जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। जिनको नहीं बदला जा सकता, पिछले दिनों में उनकी बड़ी चर्चा रही है, दुनिया भर में उन सब की चर्चा हुई। जीन्स की अगर हम बात करें, भारत में ये कितना बड़ा खतरा उस तरह से देखा जाता है, खासकर जब ब्रेस्ट कैंसर के मामले आते हैं और जहां किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या उसके परिवार का इतिहास बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? जीन से जो संबंध है, आनुवंशिक कैंसर जैसे कहते हैं हम, या जेनेटिकली रिलेटेड कैंसर कहते हैं, लगभग 5 से 10% सभी कैंसर अगर लें ब्रेस्ट के, तो उसमें 5 से 10% जीन से संबंधित हो सकते हैं। भारत में शायद यह संख्या थोड़ी सी कम है पाश्चात्य देशों के मुकाबले। एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जीन टेस्टिंग कम होती है, तो इसलिए हमें शायद उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन जहाँ पे इसके विषय में डिटेल रिसर्च हो रही है, जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक फैमिली जेनेटिक कैंसर क्लिनिक है, करीब 10 वर्षों से डॉक्टर राजीव शरीन और उनके ग्रुप चला रहे हैं। ऐसे ही एक आरडीआर कैंसर सेंटर मद्रास में भी चल रही है, और अब अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली में भी करीब 1 वर्ष से शुरू हुई है। तो उनसे जो डेटा आ रहे हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि हमारे यहाँ भी आनुवंशिक कैंसर हैं, और अगर डिटेल में उनकी हिस्ट्री ली जाए, फैमिली हिस्ट्री जैसे आपने बताया कि परिवार में माँ, बहन, मौसी, दादी, पिता की माँ, पिता की बहन, बुआ या नानी, माँ की मदर, अगर इनमें किसी को स्तन कैंसर या ओवरी का कैंसर हुआ है, या पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ है, तो ये जीन से एक कैंसर का जीन वैज्ञानिकों ने खोजा है, जैसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर जीन, या शॉर्ट में इसका नाम है BRCA। कुछ लोग ब्रैका कहते हैं, BRCA1, BRCA2 तो प्रकार के जीन हैं। तो अगर ये जीन हैं किसी स्त्री के शरीर में, तो उनको लगभग जीवन काल पूरा देखा जाए, पूरे लाइफ स्पैन में करीब 60-65% चांस है स्तन कैंसर होने का, अगर BRCA1 म्यूटेशन है आपके शरीर में, और अगर BRCA2 है तो करीब 40-45% स्तन कैंसर और ओवरी कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। जी, इन फैक्टर्स के अलावा डॉक्टर श्रीवास्तव, कौन सी वो महिलाएं हैं जिनको स्तन कैंसर से ग्रस्त होने का खतरा दूसरों की अपेक्षा अधिक होगा? जी, जो महिलाएं ओबीस हैं, अगर मोटापा उनको ज़्यादा है, व्यायाम नित्य नहीं करती हैं, और अधिक सैचुरेटेड फैट, जो एनिमल फैट जैसे कि घी, तेल, मक्खन, जो वसा पदार्थ हैं जो एनिमल के सोर्स से हैं, उनमें उनका उपयोग जो कर रही हैं, और अगर किन्होंने किसी जैसे लोगों को मासिक धर्म में परिवर्तन हो जाता है, तो लेडी डॉक्टर, गायनी डॉक्टर उनको कुछ हार्मोन्स देती हैं। तो अगर ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड हार्मोन अधिक समय तक दिया जाए, लगभग 10 वर्ष तक देखा गया है, तो इन सबसे स्तन कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। एक बात विनीता कुछ इसमें जोड़ना चाह रही हैं शायद। जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो है वो हाई रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, बट बीइंग अ वुमेन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। हम औरत हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए, तो जरूरत है जागरूकता की। जी, एक और बात जो हमेशा मन में आती है, अभी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जीन्स जो हैं ये 5 से 10% कारण है, तो बाकी रह गया 95 से 90%। दूसरी बात, मान लीजिए जीन म्यूटेशन नहीं हुआ, मान लीजिए वजन भी ज्यादा नहीं है, ठीक, और भी फैक्टर्स नहीं है, तो फिर भी क्या कोई निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि फिर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यानी फिर भी हो सकता है। फिर भी हो सकता है ये आई थिंक, अच्छा, मैं देखिए 60 to 70% ब्रेस्ट कैंसर उन लेडीज में होते हैं जिनका कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, और अगर आपके पास 60 to 70% ब्रेस्ट कैंसर इन लोगों में होता है जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, और अगर आपके 2 से 3 रिस्क फैक्टर हैं भी सही, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही होगा। अब ये तो जो बात साइंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि मैं आज पता कर लूं कि जी हमें आगे क्या होना है कि नहीं होना है। हाँ, अगर हमें रिस्क फैक्टर हैं, ज्यादा जागरूक रहिए। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना, डॉक्टर के पास जाना, अपने शरीर को जानना, उसे इग्नोर ना करना, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इस वक्त चर्चा में सामने आ गई है, वो ये कि 60 से 70% मामलों में कोई भी रिस्क फैक्टर ना हो, कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे खतरा बढ़ता हो, उसके बावजूद ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है।
और इस वक्त उमर राशिद हैं कश्मीर से टेलीफोन लाइन पर। उमर राशिद साहब, शुक्रिया फोन करने के लिए, सवाल पूछें। जी सर, हमारे यहाँ एक पड़ोसी हैं जी। हाँ, उसका ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा। हाँ, तो हमने उसको मेडिकल चेकअप कर रहा था और तकरीबन एक महीने तक वो हॉस्टल में ही रहा, लेकिन जब हमने उसे घर लाया तो उसको कोई मतलब फर्क नहीं महसूस हुई। और सर, हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि हम दिल्ली में जाकर इलाज करें या इधर कश्मीर में ही? जी, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बंबई में इलाज कराया, अब चाहते हैं कि क्या दिल्ली में इलाज कराएं? उनको लग रहा है कि शायद ज्यादा लाभ नहीं हुआ। अच्छा, बाकी दोनों डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लाई। नहीं, आप दिल्ली में अवश्य आ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे आने में कोई असुविधा नहीं है, और हम लोग चेकअप कर सकते हैं और आपको देख सकते हैं कि अभी तक क्या क्या इलाज हुआ है, और आपके परिवार में वो जिनको ये कैंसर है वो किस स्थिति तक, किस स्टेज जैसे हम लोग कहते हैं, किस स्टेज तक फैला हुआ है, उसके लिए कुछ हम लोग टेस्ट करते हैं। पहले तो जो प्राथमिक कैंसर था, प्राइमरी डिजीज थी, उसकी हम लोग रिव्यू करेंगे पैथोलॉजी डिटेल में कि वो किस टाइप का कैंसर था, वो दूध की नलियों से निकले या डक्टल कैंसर था या दूध की ग्लैंड जैसे लोबुलर कैंसर था। फिर उसमें क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम लोग ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, HER रिसेप्टर आदि कहते हैं, तो उसकी डिटेल विश्लेषण किया जाएगा और उसके अनुसार अभी तक क्या क्या इलाज हुआ है, उससे क्या क्या रिस्पॉन्स आया है, उसके फिर बाद हम लोग आगे क्या इलाज किया जाए उसको निश्चय कर सकते हैं। और जैसा कि ये खुद बता रहे थे कि मुंबई में इलाज हुआ है, तो जाहिर सी बात है मुंबई के अस्पताल का नाम नहीं लिया, लेकिन उम्मीद है शायद इन्होंने वहीं टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल वहां पे कराया होगा। अत्याधुनिक ढंग से इलाज होता है और अच्छा ही बेस्ट इलाज होता है। मैं बात ऐड करना चाहूंगा, देखिए आज से 10 साल पहले कैंसर का मतलब था मेट्रो, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सब कुछ। आज ऐसा नहीं है। देखिए, हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश की जो सेकंड टायर सिटीज हैं, थर्ड टायर सिटीज है, वहां पे इलाज संभव नहीं है। इतने ज्यादा आजकल सुपर स्पेशलिटी स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो कोई भी कैंसर का इलाज हर एक अच्छी जगह पे हो सकता है, उपलब्ध है। आजकल ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही है या मुंबई में ही है, कश्मीर में है, असम में है, तमिलनाडु में, हर जगह पे आजकल कैंसर का इलाज संभव है। ये आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कह दी। डॉक्टर विनीता, हम आपसे यही बात हम आपसे दूसरी तरह से पूछना चाहेंगे, वो ये कि बहुत से लोगों के मन में बात होती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में है कोई व्यक्ति, भोपाल में वो अस्पताल में वहां इलाज करा रहे हैं, लोगों के मन में ये हमेशा बात रहती है कि क्यों ना हम मुंबई में जाके कराएं, क्यों ना हम नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जाएं, IRCH में जाएं। क्या स्तर है बाकी शहरों में इस वक्त सुविधाओं का, अगर हम बात करें? देखिए, वर्ल्ड हैज ऑलमोस्ट रीच्ड वन प्लेटफॉर्म। हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, धीरे धीरे आ गए हैं। काफी समय पहले तक हम कहते थे कि भाई ये टेक्नोलॉजी सिर्फ US में है, UK में है। वो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में भी है, और इंडिया में भी देखा जाए तो इंडिया के लगभग सब शहरों में पहुंच गई है जी। तो जो स्तर है इलाज का, वो धीरे धीरे, आई एग्री विद व्हाट डॉक्टर उल्लासबत राय सिंह, कि वो जो स्तर है इलाज का वो लगभग सामान्य या सेम हो गया है सब शहरों में। तो यहाँ वहाँ बहुत पैनिक करके भागने की जरूरत नहीं है। आपके शहर के आसपास जहाँ रीसेंट मतलब लोकल जहाँ अवेलेबल हो वहीं ट्रीटमेंट, यानी आप इस बात से अब ये संदेश जा रहा है कि जहां ये इलाज उपलब्ध है वो लगभग एक जैसा है। Exactly. पहली चीज ये है, तो भागे नहीं इधर उधर अपने मरीज को लेकर, और ये पैनिक ना करेंगे शायद इससे भी बेहतर डॉक्टर जो है कहीं और किसी और शहर में मिलेगा। कोई स्पेशल पॉइंट हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाना पड़े तो अलग बात है, अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। और साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है कि इलाज पूरा जरूर करवाएं, उसे बीच में ना छोड़ें। फिलहाल पंजाब से राजा हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत टोटल हेल्थ में, क्या है आपका सवाल? शुक्रिया, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं राजा करतार सिंह मसौनपुर और बरनाला पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मेरा जो प्रश्न है वो लोकहित में है। मान लीजिए किसी औरत को अर्ली स्टेज का स्तन कैंसर के बारे में पता चलता है और साथ में उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन वो साथ में ही अपने न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिला रही हैं जी। इसका उस न्यू बॉर्न बेबी पर क्या बुरा असर पड़ता है? क्योंकि एक तरफ तो बच्चे को जरूरत है कि अपने माँ के दूध की, अर्ली वो भी न्यू बॉर्न है, तो दूसरी तरफ उनको ये प्रॉब्लम है, उस औरत को स्तन कैंसर और साथ में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, बहुत अच्छा सवाल पड़ता है जी। जी, हम आपका सवाल समझ गए हैं राजा जी। डॉक्टर विनीता, ये जो इन्होंने कहा ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, क्या सेफ है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ट्रीटमेंट के समय में ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो कीमोथेरेपी या हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है या रेडिएशन चल रहा है, तो उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकते हैं। बट एक बार जब ट्रीटमेंट समाप्त हो जाए
तो सपोज कोई लेडी है जो बाद में कंसीव करती है, प्रेग्नेंट है, बच्चा होता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से डेफिनेटली वो ब्रेस्ट फीडिंग अगर ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो कर सकती है, तब वो सेफ है। एक हमारे पास ईमेल आया, हमारी एक दर्शक का मोनिका है, डॉक्टर श्रीवास्तव, वो ये जानना चाहती हैं, वो कहती हैं कि बास्केटबॉल खेलते हुए कई वर्ष पहले इनको चोट लग गई थी और ब्रेस्ट में लंप हो गया है जो कि हिलता नहीं, मूव नहीं करता, एसिम्प्टोमेटिक है, क्या ये बाद में कैंसर में बदल सकता है? जी मोनिका जी, ऐसा लगता है कि आपको चोट लगी और उस समय अंदर स्तन के जो टिश्यूज होते हैं उनमें थोड़ी ब्लीडिंग हुई, हेमेटोमा हुआ, और उससे पश्चात एक डिजीज जिसे कहते हैं फैट होती है, जो चर्बी बहुत अधिक होती है स्तन में, तो उसमें नेक्रोसिस हो जाते हैं, फैट नेक्रोसिस कहते हैं। उसके बाद वो एक गांठ सी बन जाती है। तो आप उससे कैंसर परिवर्तन तो नहीं होता, ये तो निश्चित है, लेकिन वो गांठ क्या फैट नेक्रोसिस की ही है, ये सुनिश्चित करने के लिए अच्छा होगा कि आप एक स्तन का एक कोई अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा लें और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लें, और अगर आप 35 वर्ष से अधिक की आयु की हैं तो आप एक मैमोग्राम भी करा लें। और अगर आपके चिकित्सक और जिन रेडियोलॉजिस्ट ने ये अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम आदि देखा है, उनको ऐसी लगता है संभावना, तो उसकी बायोप्सी भी कर